मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। एक बिल्डर के धोखाधड़ी का केस हम आपको बताने जा रहे हैं, जहाँ पर प्रख्यात नामचीन हैं मुमरा कौसा के काफ़ी पुराने जो है बिल्डर में शामिल होते हैं गयासुद्दीन। उन्होंने जो है एक हमारे साथ जो मौजूद है, हम इनका पूरा परिचय बताएंगे आपको और किस तरीके से धोखाधड़ी इनके साथ हुई है वो पूरी हम आपको कहानी बताएंगे। अनीस भाई हमारे साथ है। अनीस भाई, पहले तो ये जो गयासुद्दीन द्वारा आपके साथ धोखाधड़ी की गई, क्या धोखाधड़ी की गई और क्या जानकारी देंगे? गयासुद्दीन ये अक्सर बिल्डर के नाम से मुमरा में जाने वाली शख्सियत है। हमारे काफ़ी जूनी भी इनसे जान पहचान थी, लेकिन कोई साबिका नहीं रहा हमारा, कभी कोई हमारा बिजनेस या ऐसा कुछ कामकाज हमारा बना नहीं एक साथ। दरअसल मैं मुमरा शहर व्यापारी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा मुमरा में एक ट्रांसपोर्ट का काम चलता है, वाशी से मुमरा डेली सर्विस, और एक मुमरा में कौसा नूरानी होटल के बाजू में अंबर होटल के बाजू में मेरा एक मेडिकल शॉप था। लक्की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट नाम से वो चलता था, जो कॉरपोरेशन ने 5/5/2016 को बगैर मुझे इतला किए जंबो कार्रवाई में उसको तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद तकरीबन 5 साल से ज़्यादा हो गए मेरे को, मैं कॉरपोरेशन से लड़ता रहा। कॉरपोरेशन को जब गलती का एहसास हुआ उनके, तो उन्होंने मुझे लिखित में फिर से दोबारा वो मेडिकल शॉप बनाने की परवानगी दे दी। लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ कि जो बीते 5 साल मेरे गुजरे थे, वो 5 सालों में मेरी हालत बहुत खस्ता हो गई थी। परमिशन मिलने के बावजूद भी वो जगह मैं बना नहीं पा रहा था। मेरे एक दोस्त है सीलफाटा में, फिरोज़ मुल्ला नाम है उनका। मैंने ये बात उनको बताई तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास एक आदमी है गयासुद्दीन नाम का, जो तुम्हारी दुकान का काम कर देगा। गयास को नाम से तो मैं वाकिफ़ था, लेकिन ये इतना बड़ा धोखा देने वाला आदमी है ये मुझे मालूम नहीं था। शायद ये चीज़ फिरोज़ को मालूम थी। फिरोज़ इसमें इन्वॉल्व होकर फिरोज़ ने जब मेरे को उनके सामने ले गया, तो भाई सबसे पहले तो उन्होंने मेरे को ये बात पूछी कि जो जगह टूटी है वो कितने स्क्वायर फुट की थी और तुम कितने स्क्वायर फुट का टैक्स भरते हो। तो मैंने बताया कि मेरी खरीद खत की जगह है, मैं 330 स्क्वायर फीट का टैक्स भरता हूँ। और अब कॉरपोरेशन ने मुझे सिर्फ 120 फुट बनाने की परमिशन दी है। तो गयासुद्दीन ने मेरे को बताया कि देखो हम पूरी जगह बना लेंगे, 330 फुट 120 हम आपको दे देंगे, बच्ची जगह हम ले लेंगे। मैं राज़ी हो गया, भाई चलो, मेरी तो हालत थी नहीं, मेरे पास पैसा भी नहीं था उस वक्त में, तो मैंने इसके बातों में हाँ कर दी। रीत सर हम लोग एक वकील के पास बैठ के उनको मैंने पावर बना के दे दी, सब कुछ उनको दिया। लेकिन उन्होंने मुझे इस कदर टहलाया, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, उन पे शायद यहाँ पर मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर उन पे कोई केस हो गई थी उस वक्त में। केस का पूरा डिटेल इतना मुझे मालूम नहीं, लेकिन केस हुई थी ज़रूर, जिसकी एंटी सेफ्टी बेल के लिए वो दौड़ रहा था बहुत। अब दौड़ते वक्त में जैसा मेरा वक्त लेट होता जा रहा था, तो मैंने फिर उनको बार बार पूछा, तो बोले बेल हो जाने तो मेरी जामीन हो जाएगी, बस दूसरे दिन मैं आपका काम कर दूंगा। अब मैं फिर भी सब्र करता रहा। कुछ दिनों बाद मालूम पड़ा कि उसके वालिद साहब की बहुत तबीयत ख़राब है, वो बिल्डिंग से कुछ गिर गए, फ्रैक्चर हुआ है उनको, और कलवा में परिमला हॉस्पिटल के अंदर उनको एडमिट किया गया है। तो मैं बोला चलो यार, हालात से बहुत परेशान है ऐसा वैसा। अब काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद में ना वो फ़र्द को ये मालूम था कि मैं मुमरा शहर व्यापारी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरी काफ़ी इज्जत है मुमरा में, और वैसे बड़े बड़े लोगों से मेरा साबिका वास्ता है, थाना में भी है। और वैसे मैं पॉलिटिकल लेवल से आई कांग्रेस से मुमरा शहर में वार्ड 33D वार्ड से मैं इलेक्शन भी लड़ा हूँ, तो पॉलिटिकल लेवल पे भी मेरी जान पहचान काफ़ी है। लेकिन ये धोखाधड़ी काम हमारा नहीं था। अब गयास भाई ने मेरे को बताया, फिरोज़ भाई ने मेरे को बताया कि गयास भाई बहुत परेशान है, अनीस भाई उनको कुछ पैसे की अगर ज़रूरत है तो उनकी तुम मदद कर दोगे क्या? तो मैंने पूछा भाई कितने पैसे चाहिए?
हालांकि मेरी दुकान बनाने की ताकत नहीं है, इसलिए मैं उसके पास गया हूँ। लेकिन इन्होंने देखो मुझे कैसे चक्कर में डाल दिया। मदद करने के हिसाब मदद करने के हिसाब से बोले मेरी एक कोई प्लान पास बिल्डिंग बन रही है जिसका मुझे प्लान का पैसा भरना है। अनीस भाई कुछ अगर पैसे मुझे दिला देते हो, गयास बोलता है, तो मैं तुम्हारी दुकान भी बना दूंगा और मेरा प्लान भी पास हो जाएगा। बस मैं उसके ये अल्फाज सुनकर धोखे में आ गया, क्योंकि मेरी दुकान भी बन रही है। अब हालात तो उसने ऐसा कर दिया, ना मेरी दुकान बनी और कुछ पैसा नहीं, पैसा तो मैं देने के इरादे में था। मैंने अपने कुछ लोगों से बातचीत की, कुछ दोस्त यार व्यापारी ऐसे कुछ लोगों से मिलके बोला भाई मेरी दुकान भी बन जाएगी, ऐसा वैसा। लोगों ने मदद की, 25 लाख रुपए तक मैंने पैसे जमा लिया। हाँ 25 लाख रुपए देते वक्त मैंने गयास से सिक्योरिटी मांगी। तो गयास भाई की काका नगर में एक पुनेरी चाय नाम की दुकान है, हाँ जो इन्होंने बनाई है, जो परवेज उनके बड़े भाई के नाम पे। तो बोले हम इसके सिक्योरिटी के लिए पेपर तुम्हारे को दे देंगे। उन्होंने लाए, ओरिजिनल पेपर लाए, ओरिजिनल पेपर दिया मुझे, एग्रीमेंट बना के दिया। 25 लाख कैश और 1.5 लाख रुपया ऊपर इंटरेस्ट, ऐसा 26.5 लाख रुपए का मुझे डीड बना के दिया गया। और उसमें पैसे रिटर्न करने का 3 महीने का टाइम रखा हुआ था। 3 महीने जब उनके ख़त्म हो रहे थे तो इत्तेफाकन रमज़ान का महीना था। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि रमज़ान महीने में हमारा कुछ काम दाम होता नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए कि थोड़ा दिन और बढ़ा के दे दीजिए। तो जिससे पैसे लाया था उन लोगों ने और 15 दिन बढ़ा के दे दिए। हाँ अब वो टाइम बीत जाने के बाद भी इन्होंने मुझे पैसा लौटाया नहीं। फिर मैं फिरोज़ को बोला, मतलब फिरोज़ भाई देखो मैं लोगों से कर्जा ला के दिया, मेरी दुकान तो बनाना दूर रहा, अब ये एक झमेला तुम लोग ने मेरे सर पे डाल दिया। तो बोले ठीक है अपन बुलाएंगे उसको, तुम एक काम करो कल उसके ओरिजिनल जो दुकान के पेपर है वो लेते आओ, मैं तुमको पैसा दिलाता हूं। फिरोज भाई सील फाटा और कल्याण फाटा के बीच में कुछ गैरेज में काम करवा रहे थे, उनकी मशीनरी का। उन्होंने मेरे को वहां बुलाया, मैं ओरिजिनल पेपर लेके वहां चला गया। रास्ते में मुझे क्या सूझा तो मैंने वो पेपर की जेरोक्स निकाल के वकील के हाथों अटेस्टेड करके ले लिया। बस वही मेरे हाथ में भी पड़े हुए। वहाँ जाने के बाद में मुझे फिरोज़ मुल्ला बोलता है कि ये पेपर आप मेरे हाथ में दे दो। मैंने उनके हाथ में पेपर दिया। फिरोज़ मुल्ला ने एक एक पेपर और चेक, उनके 26.5 लाख के ओरिजिनल चेक भी थे उसमें। फिरोज़ मुल्ला ने जब पेपर ले लिया, चेक ले लिया, तो मेरे को बोल दिया कि भाई जाओ गयास भाई की ऑफिस में। गयास भाई का ऑफिस है कब्रस्तान, इसके नूरानी होटल के बाजू में, कब्रस्तान के सामने। मैं बोला पैसे वहाँ दे देंगे बोले। मैं दौड़ता आया, उनके ऑफिस में बैठा तो गयास बैठा हुआ था। गयास ने एक बैग निकाल के मेरे हाथ में दिया जिसमें 8 लाख रुपए थे। मुझे झूठ बोलना नहीं है, जो उसने दिया है वो दिया है, लेकिन वो जो मेरे साथ में बर्ताव कर रहा है ये सरासर गलत है। उसने जब 8 लाख रुपए मुझे दिया और वो जब पेपर पूरे के पूरे इसने फिरोज ने ले लिया तो मैं थोड़ा सा डरने लगा। मैं बोला भाई फिरोज के पास, फिर दौड़ा मैं पेपर लेने के लिए, तो फिरोज वहां से जा चुका था। फिरोज ने वो पेपर उसके घर पहुंचा दिया, गयास के घर। मैंने फोन किया तो बोले भाई पैसे मिल गए ना। उनका ऐसा बोलना है फिरोज भाई का कि मेरे को भी लगा था कि 25 पूरे दे रहे, ये तो यार मेरे भी साथ धोखा हो गया बोले। तो मैं बोला भाई तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ, तुमको सब मालूम था और तुमको सब मालूम है। तुमने एक पेपर जब उसके घर पहुंचाया उस वक्त मेरे को एक फोन करना चाहिए था कि अनीस भाई पैसे मिल गए, यस कंफर्म, तो पेपर दे देना था। तुमने यस नो कुछ पूछा नहीं और पेपर दे दिया। यानी मुझे लगता है कि फिरोज मुल्ला भी उसी के साथ मिली भगत है ये सब। अब वो टाइम पीरियड बीतने के बाद में फिर मैंने पूछा उसको कि भाई अगले ऊपर के पैसे कब देगा? तो बोले अनीस भाई 2-4-8 दिन के अंदर दे देंगे। उन्होंने मुझे 31 तारीख का एक चेक दिया जिसमें 12 लाख का अमाउंट भरा हुआ है। तो मैंने बोला ये 12 लाख का क्यों दे रहे भाई? तो बोले देखो ऐसा है कि पहले तुमको 8 दिए और ये 12-20 हो गए, 5 लाख रुपए तुम्हारे को हम आगे चल के कैश दे देंगे। लेकिन उनकी शर्त थी कि चेक को बैंक में डालना नहीं। मैं भी सोचा चलो यार चेक वापस लेके मुझे अगर पैसे दे देवे तो मैं सामने वाले को दे दूं।
अब वो मैं बैंक में भी डालता हूँ तो मेरे को बताना पड़ेगा कि 12 लाख कहाँ से आए थे, क्या थे, किसने दिया, क्योंकि ये सब हम लोग ने खत किताबत किए नहीं थे। हम लोग ने तो मुरवत में लोगों से पैसे रोकड़े रोकड़े मांग के लाए थे। तो ये केस का, ये चेक का मेरे को इसका क्लियरेशन भी बता नहीं पाऊंगा मैं, तो मैंने वो चेक के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। कुछ दिनों बाद मैंने इसको बोला, मतलब देख गयास भाई, तू पैसा मेरे को लौटा दे, नहीं तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है। मैं वो प्रेशर के मारे सीधा चला गया डीसीपी साहब के पास, डीसीपी अंबुरे साहब के पास। डीसीपी साहब को मैंने पूरी अपनी दास्तान बताई, ऐसे ऐसे। डीसीपी साहब ने उनके पीएसआई मकानदार साहब को बुलाए और बोले कि एक काम करो, आपके पास फ़ोन नंबर है? मैं बोला हाँ सबके है। तो बोले फ़ोन नंबर लो और उनको यहाँ पे बुला लो। मकानदार साहब ने फ़ोन किए सबको। उस दिन मैंने मकानदार साहब को, डीसीपी साहब को एक अर्जी भी दिया हूँ जिसकी कॉपी मेरे पास है। अब वो 4 बजे का वक्त लिया गया कि भाई 4 बजे तक तुम लोग इधर आ जाना। इन लोगों ने किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन सिर्फ फिरोज़ ने उठाया। फिरोज़ ने बाद में मेरे को भी फ़ोन किया, बोलते भाई मेरे को डीसीपी ऑफिस से फ़ोन आया था। बोला हाँ, मेरे को भी डीसीपी ऑफिस में बिठा के रखे ले। अब जिन लोगों ने पैसे लिए थे वो यहाँ बैठे हुए सब। तो ये लोग 4 बजे आने का वादा किए, मैं 4 बजे तक वहीं बैठा रहा। दूसरे दिन बकरीद थी। बकरीद के मारे वो साहब मेरे को बोलने लगे, बोले देखो 4 बजे का टाइम दिया है, 4:30 बज रहे, ये लोग अभी तक आए नहीं। तो बोला साहब मैं जाऊं क्या? तो बोले ठीक है, कल की ईद हो जाने दो, इनको परसों बुला लेंगे। मैं बोला ठीक है, मैं भी राजी हो गया। मैं वहां से निकल के मुमरा की तरफ आने निकला तो रास्ते में मेरे को फिर मकानदार साहब का फोन आ गया कि अनीस भाई कहाँ पे हो तुम? मैं बोला मैं मुमरा की तरफ जा रहा हूँ। तो बोले अभी आ सकते हो क्या? मतलब क्यों सर? तो बोले वो लोग आ गए, वो लोग 5 बजे आए। वो आधा घंटा जो साहब के सामने बैठे थे उन्होंने वो सब अर्जी वगैरह सब साहब ने बताया कि अनीस भाई के ऐसी कंप्लेंट है। तो बोले कंप्लेंट में कोई भी गलत नहीं है। उन्होंने कबूल किया कि कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अभी हमारे हाथ में पैसा नहीं, हमको एक 2 दिन का टाइम, तो 2 दिन के बाद हम बताते कि हम कौन से दिन इनको पैसा देंगे। वो 2 दिन भी बीत गए। 2 दिन में इनके पास कोई जवाब नहीं आया। अब इन्होंने चालाकी कितनी बड़ी की कि मैं डीसीपी के पास बैठा हूँ, मैं डीसीपी के पास बैठा हूँ। अब डीसीपी के पास में कोई ऐसा तो नहीं है कि चलता फिरता कुछ भी कोटा काम लेके कोई चला जाएगा। मेरा जेन्युइन और खरा काम था। तो इन लोगों ने क्या किया, बड़े चालाकी से मेरे को दूसरे या तीसरे दिन यहाँ पे सिलफाटा में बुला लिए। बोले अनीस भाई डीसीपी ऑफिस में क्या मिलेगा तुमको, जो भी अपन आपस में बैठ के बात करेंगे। मैं बोला ठीक है भैया, आपस में बैठ जाओ। तो शायद 7-8 दोस्त थे उसके साथ में। हम लोग फिरोज भाई के होटल पे बैठे सिलफाटा में, वहाँ चाय पानी पी हम लोग ने। फिर बोले अनीस भाई देखो मेरे वालिद साहब की एक बिल्डिंग है चांदनगर में, चांदनगर में एक बिल्डिंग है मेरे वालिद साहब की, जो हमको अब्बा ने हैंड ओवर कर दिया है। तो उसमें 4-5 फ्लैट खाली पड़े हुए। तो आप ऐसा करो, आपकी रकम तो हम दे नहीं पा रहे, उसमें से कोई जगह चूज़ कर लो। अब वो जगह कहाँ थी मुझे मालूम नहीं। मैंने फिरोज़ को पूछा, फिरोज़ बोलता बोले उनको उन्हीं के साथ चला जा। मैं 2-3 दिन के बाद उनकी जगह का मुआयना करने गया वहाँ पे, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं इनके ऑफिस पे आया तो इनका भतीजा नदीम, परवेज भाई ने नदीम को बुलाया। नदीम के गाड़ी पे बैठा के मुझे वो बिल्डिंग बताई गई। हाँ। बिल्डिंग 6 माले का प्लान है या उसका 6 माले की बिल्डिंग बननी है, लेकिन अभी फिलवक्त में वो 3 ही माला बना हुआ है। हाँ। तो पहले माले पे 1000 स्क्वायर फुट का फ्लैट इन्होंने मुझे बताया। मैंने सोचा कि चलो यार नरम गरम हो, जैसा भी एक फ्लैट ले लेंगे, रिकवर हो जाएगा पैसा। तो मैंने बोला ठीक है भाई, ये पहले माले वाला मेरे को दे दो। फिर भी उन्होंने और 8-10 दिन टाले मेरे। उसके बाद एक दिन मुझे फ़ोन करके बोलते अनीस भाई आ जाओ, तुम्हारा एग्रीमेंट तैयार है। मैं उनके ऑफिस में गया तो बोले पहले एक साइन करो स्टैम्प पेपर पे कि तुमको पैसे मिल जा रहे। उसके पहले भी एक साइन लिया था 8 लाख का मेरे से। तो मैं बोला भाई साइन करने के पहले मेरे को तुम पेपर बताओ। मैंने वो पेपर जब खोल के देखा तो वो 3रे माले का और 550 स्क्वायर फुट का रूम है। मैं बोला भाई ये क्या दे रहे हो तुम मेरे को? तो बोले अनीस भाई ये इतने का रूम है, बिक जाएगा इतने में, बाकी के पैसे हम थोड़े रुक कैश तुम्हारे को देने वाले। अब मैंने सोचा कि भाई देखो ओरिजिनल तो पेपर पूरे इनके हाथ में मेरे चले गए, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। वो चेक है उसकी भी डेट एक्सपायर होती जा रही है। तो मैंने मुनासिब समझा वो 550 तो 550 तुम देव तो सही, मैंने वो भी ले लिया। बहुत मजबूरी में लिया हूं मैंने वो।
बहुत मजबूरी में लिया हूँ। मजबूरी में वो पेपर लेने के बाद में जब मैं घर देखने को गया वहाँ पर, तो उसमें भी 2.5 लाख रुपया हेवी डिपॉजिट का कोई आदमी मौजूद है। जबकि जो पुनेरी चाय वाले का पेपर मुझे दिया गया था उसमें भी 15 लाख रुपया हेवी डिपॉजिट का आदमी आज भी है। तो ये ऐसे फंसाने के काम करता है, इनका काम धंधा यही है। तो जब से लेके अभी तक खाली जो है टाल रहे हो? बस बिल्कुल टाला जा रहा है। आज 10वां महीना है, 10 महीने हो गए इनको पैसा देंगे। तो इसके खिलाफ आपने कहीं शिकायत वगैरह भी? डीसीपी के पास दिया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले प्रशासन, पुलिस स्टेशन, एसीपी, डीसीपी सबको लेटर दे दूं। तो मैं आज ये सब लेटर दे के मैंने एक पत्र आपको भी दिया, ये वजह से कि भाई मुझे कुछ गलत किसी के साथ करना नहीं है। जो मुझे न्याय मिलेगा वो सरकार से ही मिलने वाला है। मुझे गयास बिल्डर न्याय देने वाला नहीं है। बस यही उम्मीद है कि मैं आप लोगों के प्रशासन के पास में आया हूँ। मैं यही कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मुझे न्याय मिल जाए, या आप लोग कुछ मेहनत करके मुझे न्याय दिला दे। जैसे कि अनीस भाई ने सारी बातें रखी और इनका भी कहना यही था, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक भरोसा करके जो है एक व्यवहार के हिसाब से पैसा दिया और पैसा देने के बाद इस तरीके से वो जो है 10 महीने से चक्करे काट रहे, आज कल परसों ऐसा करके टाला जा रहा है। अब ये देखना है कि इन्होंने जो है प्रशासन तक बात करने की कोशिश करी है, अब ये आगे मसला कैसे चलता है। लेकिन आप सोचिए कि एक अनीस भाई नामचीन शख्सियत है, काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ कर रहे, तो उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो एक आम नागरिक जो धोखाधड़ी उनके साथ होता है वो किस तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। तो यही कहीं ना कहीं जो आपके साथ हो रहा है। अब क्या लगता है कि न्याय आपको मिलेगा पुलिस प्रशासन द्वारा या किसी भी बातचीत के द्वारा? पुलिस के पास में इल्तिजा तो करनी पड़ेगी, जबकि अभी तक प्रेस वालों ने भी मेरा कुछ इंटरव्यू लिया था, उनका भी इंटरव्यू चला। लेकिन मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अपन यार इस मांग जो कर रहे वो अपने को, अपन ने प्रशासन को आज तक बताया ही नहीं। तो मैंने आज ये काम पहले किया हूँ कि सबसे पहले प्रशासन को मैंने एसीपी साहब, डीसीपी साहब, सहायक आयुक्त मुमरा पुलिस स्टेशन और सीपी साहब पुलिस, इनको अर्जी दे के फिर एक अर्जी आपको देने के बाद में फिर मैं सोच रहा था, अभी क्या है ना, दिल ऐसा लरसता जाता है, तो कहीं तो मेरा दिल हल्का हो, वो वजह से मैं आपके पास भी ये इल्तिजा लेके आया हूँ। अब ये देखना है कि इनका जो पूरा मसला है इसको लेकर के हम उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं वो क्या पक्ष रखना चाहते हैं या किस तरीके से ये बात को जो है ख़त्म किया जाता है। अब ये देखना अहम विषय होगा कि अनीस भाई को जो है इंसाफ कैसे मिलता है। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँगा एक नई न्यूज़ के साथ।